हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 8 जो कि है आपका बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, उस चैप्टर की वर्कशीट डिस्कस करने जा रही हूँ। इस वर्कशीट में मैं आपके साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स एंड असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, ये सारी चीजें डिस्कस करती हूँ कि एक चैप्टर से रिलेटेड आपके कैसे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं और कितने मार्क्स में आपको कितना लिखना चाहिए। तो ये आइडिया आपको मेरे इन वीडियो से होगा। इससे पहले भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 की वर्कशीट्स मैंने डिस्कस की हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप वहां से वो वर्कशीट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने बोर्ड प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी फिजिकल एजुकेशन टॉपिक में कोई दिक्कत है तो वो भी वीडियोस आपको मेरे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आप वहां जाकर उन टॉपिक को सर्च करके वो वीडियोस जरूर देखिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज वीडियोस बनाए हैं, चैप्टर वाइज नहीं। तो किसी भी टॉपिक में आपको रैंडम दिक्कत है तो आप वहां वो वीडियो पर्टिकुलर देखिए, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने फाइल भी डिस्कस की है कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनती है और साथ ही साथ वाइवा और प्रैक्टिकल फिजिकल एजुकेशन का कैसे होता है वो भी मैंने डिस्कस किया है, जिसका लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा अगर आपका अभी तक पीएड का प्रैक्टिकल यानी फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो। सो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 8 से, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला स्टार्ट करते हैं। डैश इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। एक पाथ होती है जो कि किसी प्रोजेक्ट के द्वारा फॉलो की जाती है, उस पाथ को हम क्या कहते हैं। अब यहाँ प्रोजेक्ट का मतलब है स्पोर्ट्स से रिलेटेड जब आप बॉल वगैरह फेंकते हैं तो एक पाथ कवर होती है, उस पाथ को हम क्या कहते हैं। जितने में आपकी बॉल सर्कुलेट होती है उस पाथ को हम क्या कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, ट्रेजेक्टरी कहते हैं हम उसको। देन नेक्स्ट आते हैं, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, उसे हम क्या कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बायोमैकेनिक्स। दो आपके चैप्टर्स जो हैं बायोमैकेनिक का, उसमें कहीं बायोमैकेनिक की डेफिनेशन नहीं दी है, बट एक बेसिक चीज आपको चैप्टर से रिलेटेड मालूम होनी चाहिए कि जो चैप्टर का नाम है तो एक्चुअली उसका मीनिंग है क्या। तो बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी और उससे रिलेटेड फोर्सेज या उसके रिलेटेड मूवमेंट्स को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम बायोमैकेनिक्स कहते हैं। थर्ड वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया इज द डैश लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया आपका कौन सा लॉ ऑफ मोशन है। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे हम कहते हैं। आप इस चैप्टर से रिलेटेड ये जरूर याद करके जाइएगा कि आपकी जो न्यूटन की तरफ से तीनों लॉ दिए हुए हैं उन तीन लॉ का नाम क्या है और उनका सीक्वेंस क्या है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ किसको हम कहते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका जरूर पुटअप होता है इन बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कई बार देख चुकी हूँ आपके बोर्ड पेपर्स में। Then next one is according to the law of dash, for every action there is an equal and opposite reaction। तो ये equal and opposite reaction वाली जो स्टेटमेंट है ये किस लॉ में दी गई है। So your correct answer is reaction। रिएक्शन कहते हैं हम, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि आप कोई भी एक्शन करते हो तो उसका लौट कर आपको असर होता है यानी रिएक्शन मिलता है। देन नेक्स्ट है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अकर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विच आर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किन ऑब्जेक्ट्स के बीच अकर होता है, यानी किन ऑब्जेक्ट्स के बीच आपका फ्रिक्शन हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज नियर ईच अदर। फ्रिक्शन तभी पैदा होगा जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के नियर हैं, एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे को रब कर रहे हैं, तभी आपका फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं मैच द फॉलोइंग में। यहाँ पे आपको अलग अलग लॉज दिए हुए हैं या अलग अलग डेफिनेशन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक और इनके एग्जाम्पल्स, तो उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा। सो योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही है। अब देख भी लेते हैं कि कैसे मैच कर रहा है। ग्रेविटेशनल का मतलब होता है मोर फोर्सेज इज अप्लाइड टू थ्रो हेवियर हैमर्स। आप हैमर को कस के जमीन पर फोर्सली अप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे वर्क करता है जिसकी वजह से जो हैमर है वो ग्राउंड की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होता है। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन। देन आते हैं नेक्स्ट पे एक्सेलरेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल है उसका, आ रोलिंग बॉल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद आपकी जो रोलिंग बॉल है वो स्टॉप हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज okay, there is some, I think there is some mistake।
या सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बिकॉज हाँ, क्योंकि रोलिंग बॉल आपकी, सॉरी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नॉट डी वन। सी ऑप्शन को हम देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट इज अ बॉल थ्रोन अप कम बैक टू अर्थ, राइट। ग्रेविटेशनल का मतलब है आप किसी भी सामान को फेंकोगे तो वो लौट के दोबारा आपके अर्थ तक आएगा, सो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड है। देन आते हैं एसेलरेशन। एसेलरेशन का मतलब होता है आपका फोर्स, मोर फोर्स इज अप्लाइड टू थ्रो हैवियर हैमर्स। एसेलरेशन का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर बहुत फोर्स से फेंक रहे हो, आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसे हम एसेलरेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन का आपका करेक्ट आंसर है स्विमिंग। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। जब आप आगे से पानी को धक्का देते हैं स्विमिंग में, तो वो पानी पीछे जाके आपको आगे की ओर पुश करता है, सो योर करेक्ट आंसर इज स्विमिंग। एंड इनर्शिया। इनर्शिया का आपका करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट वन, रोलिंग बॉल का, ठीक है, कि एक रोलिंग बॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगी आपकी एक आफ्टर सम टाइम, तो ये चीज क्या वहां एक्ट करेगी, इनर्शिया, यानी उसकी स्पीड। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, नॉट डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेस द ग्रेटर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितना ज्यादा लार्ज एरिया होगा आपके दो सरफेस के कांटेक्ट के बीच, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होगा। इसका रीजन दे रखा है, व्हेन बोथ द सर्फेसेस आर स्मूथ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूसेस एट ऑलमोस्ट जीरो। जब दोनों ही सरफेसेस स्मूथ हैं तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। आप वहां पे आप देखोगे कि वहां पे फ्रिक्शन का यूज नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन वहां काम नहीं कर रहा। सो योर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। बी इसलिए क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अपने में सही तो हैं, बट ये रीजन सही नहीं है। ऊपर हम बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन पैदा होता है जितना ज्यादा आपका लार्ज एरिया सरफेस का होगा और दोनों ऑब्जेक्ट्स दोनों एक दूसरे के जितने ज्यादा कांटेक्ट में होंगे, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन नीचे हम बता रहे हैं कि किस कारण से फ्रिक्शन नहीं होगा। जब ऊपर हम बता रहे हैं कि फ्रिक्शन कैसे होता है और नीचे हम बता रहे हैं कैसे नहीं होगा, तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। अदरवाइज स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं आपकी। देन हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पार्ट में। ये तो आपके 1 मार्क्स के हो गए। अब हम देखते हैं 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन कैसे पुट अप हो सकते हैं। पहला है डिफाइन पैराबोलिक पाथ विथ सूटेबल एग्जाम्पल। एक सूटेबल एग्जाम्पल के साथ पैराबोलिक पाथ को समझाइए। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर में आपके जितने टॉपिक हैं उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ये चैप्टर ही आपका, तब आप एक अच्छा आंसर दे पाएंगे जब आप साथ में एग्जाम्पल दे रहे हो। इसलिए इस चैप्टर के जितने टॉपिक हैं उनका कोई ना कोई एग्जाम्पल प्रिपेयर करके जरूर जाइए। एग्जाम में पूछा ही जाता है, और नहीं भी पूछा जा रहा है तो भी आप मेंशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिक्स का आपको पेपर नहीं देना है कि आपने लॉ समझा दिया वो सफिशियंट है, नहीं। आप फिजिकल एजुकेशन दे रहे हो, उस केस में आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक एग्जाम्पल वहां देना ही चाहिए। सो देखते हैं क्वेश्चन, डिफाइन पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ को समझाइए विद एन एग्जाम्पल। सो योर करेक्ट आंसर इज दिस। इस तरीके से आप यहाँ 2 मार्क्स में मेंशन करोगे। व्हेन अ बास्केटबॉल is thrown into the basket, the ball travel in parabolic trajectory and then goes into the basket। ये एक एग्जाम्पल आपने बताया है। देन दूसरा एग्जाम्पल भी बताया है, वॉलीबॉल। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल द बॉल फॉलोज अ पैराबोलिक मोशन फ्रॉम वन साइड टू द नेट टू द अदर। दीज आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे आपसे प्रोजेक्टरी का मीनिंग यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप एक एग्जाम्पल और पैराबोलिक पाथ का जो एक डेफिनेशन है आपकी बुक में मेंशन है, वो डेफिनेशन आप यहाँ लिख सकते हैं, तो भी वो आपको 2 मार्क्स कैरी करवाएंगे। यहाँ पे इन्होंने 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक सूटेबल एग्जाम्पल से समझाइए पैराबोलिक पाथ, इसलिए इस तरीके से आंसर है। अदरवाइज अगर आपको एग्जाम्पल कहीं एक ही याद आ रहा है तो आप साथ साथ डेफिनेशन भी लिख दीजिए पैराबोलिक पाथ की। देन नेक्स्ट आते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन में, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे आप। एक ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से रिलेटेड होता है कि कोई ना कोई एक लॉ एक्सप्लेन करने के लिए दे ही देते हैं इन पेपर, तो आप ये तीनों ही लॉ अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बहुत पहले से आप ये लॉ पढ़ रहे हैं, 9th 10th आई थिंक 8th 9th 10th क्लास से आपने पढ़ना शुरू किया है, तो इनको याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए न्यूटन्स के जितने लॉ हैं उसे एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से याद करके जरूर जाइएगा। एक क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस बहुत होते हैं।
इसका एक आंसर देख लेते हैं कि हम आपको 2 मार्क्स में कैसा करना है। इस तरीके से आप न्यूटन लॉ को समझाएंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, विच स्टेट्स दैट द बॉडी at rest remain at rest and the body in motion remains in motion unless any external force acts on it। इतना काफी है आपके 2 मार्क्स में लिखने के लिए। एक बात और मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी नहीं, टॉपिक समझाऊंगी नहीं, वो ऑलरेडी मैं अपने क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप के लिए ये वीडियो तब हेल्पफुल है जब आप चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो और आप यहाँ एक वर्कशीट सॉल्व करने आए हैं, तो उसका आइडिया आपको यहाँ मिलेगा। टॉपिक ऑलरेडी समझाए गए हैं, तो आप वहां से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। देन आते हैं हम नेक्स्ट पे कि 3 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस आपके पुटअप हो सकते हैं, जो कि आपको 80 to 100 वर्ड्स में करने हैं। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, जस्टिफाई योर आंसर। फ्रिक्शन जो होता है वो एक नेसेसरी एविल होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। इन दिस वे यू विल गोइंग टू राइट। एविल का मतलब क्या हो गया कि एंटी या फिर कोई चीज जो नुकसानदायक हो। एविल का मतलब होता है दुश्मन टाइप ना। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ आप फ्रिक्शन के डीमेरिट्स बताएंगे। आप ये बताएंगे फ्रिक्शन जो है यहाँ पे नेसेसरी एविल, नेसेसरी मतलब जरूरी भी है और एक एविल भी है, यानी एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताएंगे। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है, क्योंकि 3 मार्क्स में है तो 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे या 2 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो वो सफिशियंट है आपका। अब यहाँ किस तरीके से आपने बताया है कि फ्रिक्शन इज हेल्पफुल एज वेल एज हार्मफुल। फ्रिक्शन जरूरी भी होता है और फ्रिक्शन आपका हार्मफुल भी होता है। फ्रिक्शन इज नेसेसरी, जरूरी क्यों है उसको आप समझाएंगे। इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ वर्क डन। हम जो भी एफिशिएंसी अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन की वजह से हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है। नथिंग वुड बी एबल टू मूव विदाउट फ्रिक्शन। कोई भी चीज अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक, वी जस्ट स्लिप। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम वॉक नहीं करेंगे, हम केवल स्लिप कर जाएंगे। और उसका एक एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपसे कहा है इस चैप्टर में एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम्पल, इसलिए एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। देन आप नेक्स्ट बताएंगे फ्रिक्शन को एविल क्यों कहते हैं, यानी यहाँ पे आपको बतानी है फ्रिक्शन की डिसएडवांटेजेस। इट इज एविल बिकॉज इट रिज्यूल इन एनर्जी वेस्टेज। फ्रिक्शन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। जो चीज आराम से फिसल सकती थी उस पर आपको अपना फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। नथिंग वुड बी एबल टू ड्यू टू फ्रिक्शन वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड मनी टू मूव थिंग्स। फ्रिक्शन की वजह से हमें बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी और पैसा लगाना पड़ता है किसी भी चीज को यहां से वहां खिसकाने के लिए। इन साइकिल एंड मोटर मैकेनिज्म वी यूज ग्रीस टू रिड्यूस फ्रिक्शन टू इंक्रीज एफिशिएंसी। जैसे आपके मोटर बाइक्स वगैरह हैं उसमें हम ग्रीस अप्लाई करते हैं ताकि आपके सारे पार्ट्स स्मूथली वर्क करें, उनमें फ्रिक्शन ना पैदा हो जाए। तो ये चीज क्या है, ये आपका पैसा भी खर्च करती है और एनर्जी भी। सो यहाँ पे आपने एक फायदा और एक नुकसान बताया है एक्सप्लेनेशन के साथ या एग्जाम्पल के साथ। तो इस तरीके से आप 3 मार्क्स में ये आंसर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसी में, व्हाट इज द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, हाउ इट इज अप्लाइड इन स्पोर्ट्स। एक्सेलरेशन का लॉ समझाइए और ये स्पोर्ट्स में कैसे अप्लाई होता है। अगेन वही कहा है मैंने आपको, तीनों लॉ अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम्पल के साथ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर 3 मार्क्स में करेंगे। लॉ को समझाएंगे आप और उसके बाद दिस लॉ इज अप्लाइड इन वेरियस स्पोर्ट्स। आप एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे हैमर थ्रो होता है, ठीक है, कि जब आप हैमर अप्लाई करते हैं तो आपका जो एक स्पीड होती है, जो एक्सेलरेशन होता है, वो कहीं ना कहीं उस हैमर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो 3 मार्क्स में इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 3 मार्क्स में। राइट इन ब्रीफ अबाउट दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद सूटेबल एग्जाम्पल। एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझाइए क्या होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेशन टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है, तो उस तरीके से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझाएंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। तो 3 मार्क्स में इतना लिखना काफी है आपका। बहुत लॉन्ग आंसर आपके फिजिकल एजुकेशन में नहीं लिखे जाते हैं, चाहे वो 5 मार्क्स में हो चाहे 3 मार्क्स में। जितना पूछा है केवल उतना ही मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं डी पार्ट पे। तो डी पार्ट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है। स्टेट द लॉ ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन डिफरेंट स्पोर्ट्स।
लॉ ऑफ रिएक्शन समझाइए और उसका एप्लीकेशन यानी एक एग्जाम्पल स्पोर्ट्स से रिलेटेड समझाइए। 5 मार्क्स में आपको ये आंसर देना है। तो 5 मार्क्स में अभी तक यही आंसर्स यही क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में पूछे थे तो हमने थोड़ा कम समझाया। 2 मार्क्स में पूछे थे तो केवल डेफिनेशन तक थे, लेकिन 5 मार्क्स में है तो हम अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा गया है कि इसकी एप्लीकेशन बताइए अलग अलग स्पोर्ट्स में। तो उस तरीके से आप आंसर को मेंटेन करोगे। तो लॉ ऑफ रिएक्शन को आप समझाओगे इस तरीके से, डेफिनेशन, उसके बाद अलग अलग स्पोर्ट्स में कहाँ कहाँ अप्लाई होता है लॉ ऑफ रिएक्शन वो आप समझाएंगे। जैसे शूटिंग में तो केवल नाम नहीं डाल देंगे, बताएंगे आपकी शूटिंग में ऐसा क्या करते हैं आप जिससे आपका लॉ ऑफ रिएक्शन फॉलो होता है। देन वॉकिंग, देन स्विमिंग। तो इस तरीके से आप आंसर को मेंटेन करेंगे। हाई जंप, देन आपका है ड्रिबलिंग जो होती है बास्केटबॉल में, उसमें भी आपका लॉ ऑफ रिएक्शन फॉलो होता है। तो ये सारी चीजें आप इलेबोरेटेड मैनर में समझाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 5 मार्क्स में हमने 5 एग्जांपल्स दे दिए और ऊपर हमने डेफिनेशन दी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे स्टेट दी लॉ ऑफ रिएक्शन भी पूछा गया था। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द पैसेज, एक पैसेज यानी केस स्टडी को बेस क्वेश्चन, पैसेज रीड करे, डायग्राम के बेस पर आंसर देना है। The teacher as well as coaches always make their best efforts to improve the performance of their student in various competitive games and sports. एक टीचर जो है या एक कोच जो है वो पूरी मेहनत करता है कि जो उसका स्टूडेंट है वो अलग अलग चीजों में अपना एफर्ट अच्छे से लगा पाए और बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा हो सके हर कॉम्पिटिशन में। They can help to improve the performance of a student if they have adequate knowledge of biomechanics. और स्पोर्ट्स में ये तभी हो सकता है जब टीचर को खुद नॉलेज अच्छे से हो बायोमैकेनिक्स की। अब आते हैं 2 डायग्राम दिए इनके बेस क्वेश्चन पे। The more force one exerts on the downward bounce, the higher the ball bounces into the air. जितनी तेजी से आप एक बॉल को, जितनी फोर्स से आप एक बॉल को जमीन पर फेंकेंगे वो उतना ही ज्यादा ऊपर हवा में उछलेगी। विच लॉ इज दिस स्टेटमेंट बीइंग रेफर्ड टू, यहाँ पे किस लॉ की बात की गई है? सो योर करेक्ट आंसर इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। यहाँ पे थर्ड लॉ को बताया गया है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी आपका जो एक्शन था वो कस के बॉल को जमीन पे फेंकना था, तो उसका रिएक्शन निकला कि वो हवा में उतनी ही तेजी से ऊपर की ओर गई। तो यहाँ पे आपका थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। देन आते हैं 15 क्वेश्चन पे। अमंग दी अबव गिवन पिक्चर न्यूटन थर्ड लॉ इज डिपिक्टेड इन। न्यूटन का थर्ड लॉ इन 2 इमेज में से कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? सो योर करेक्ट आंसर इज बोथ। यहाँ दोनों में ही आपका न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो अप्लाई हो रहा है। बोथ पुलिंग द फीट बैक टू किक फर्दर, दोनों ही अपने पैरों को पीछे कर रहे हैं आगे की ओर और ज्यादा फोर्स लगाने पर। तो यहाँ पे दोनों में ही आपका थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। एवरी एक्शन, क्योंकि जितनी तेजी से वो ये बच्चा जो है ये बॉल को पैर को अपने आगे प्रेशर देकर बॉल को किक करेगा, बॉल उतनी ही दूर जाएगी। और साथ साथ यहाँ पे भी ये जो क्रिकेटर है ये जितनी तेजी से अपने बैट को आगे बॉल पर मारेगा उतनी ही तेज आपकी बॉल दूर जाएगी। तो यहाँ पे भी आपका लॉ ऑफ रिएक्शन और एक्शन वाला ही फॉलो हो रहा है, यानी थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। देन नेक्स्ट आते हैं हम, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली अपॉन द ऑब्जेक्ट्स डैश। यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन, जो स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने की, वो स्पीड जो है ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली अप्लाई होती है, लेकिन इनवर्सली किस चीज पर अप्लाई होती है? सो योर करेक्ट आंसर इज मास। मास पर इनवर्सली अप्लाई होती है। कोई चीज भारी है तो उस पर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे, उसके बाद भी उस पर ज्यादा फोर्स लगाने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर तक जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे किसी चीज पर फोर्स आप लगा रहे हो और उसकी स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, लेकिन वहीं पर उसका मास उससे थोड़ा कम इफेक्ट कर पाता है। सो करेक्ट आंसर इज मास। देन आते हैं 17 पे। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट को हम क्या कहते हैं? अगेन डेफिनेशन है ये बायोमैकेनिक्स की। देन लास्ट क्वेश्चन आपका, अ हाई जंपर कैन जंप higher of a solid surface because it opposes his or her body with as much force as he or she is able to generate. किसी सॉलिड सरफेस पे जब आप जंप करते हो तो जितना तेजी से आप जमीन पर अपने पैरों को लगाते हैं, मतलब उस पर फोर्स लगाते हैं, उतना ही ऊंचा आप जंप कर पाते हैं। दिस एग्जाम्पल रेफर्स टू, ये कौन से लॉ से रिलेटेड एग्जाम्पल है? अगेन ये है लॉ आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। सो आज हमने आपके साथ चैप्टर
8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स डिस्कस किया, जिसमें वर्कशीट आपकी मैंने डिस्कस की है, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन पूरी दिए हैं आपको चैप्टर से रिलेटेड और हर टॉपिक को कवर करते हुए। तो आई होप आपको समझ में आया हो और हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। बाकी मेरे वीडियोस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे जब मैं चैप्टर 10 तक वर्कशीट डिस्कस कर लूंगी तो इसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करूंगी, जिसमें मैं आपको हर चैप्टर से रिलेटेड 20 MCQs और इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करूंगी। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। बाकी चैनल को बाकी स्टूडेंट्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी टॉपिक्स वगैरह क्लियर हो सके। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल।